Hello everyone and welcome to the Textbook Super Coaching platform. Welcome to this marathon of comparative politics part number 2. Okay, तो तुलनात्मक राजनीति के मैराथन का भाग 2 जो है उसमें आपका सभी का स्वागत है. तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस मैराथन सेशन की. और तो जो आपका रिमेनिंग टॉपिक था, अभी मैराथन नंबर 1 जो है आपने पार्ट इसका देखा था, और उसके बाद ये जो टॉपिक बचे हुए उसको हम इस वाले टॉपिक में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से मैं आपको बताते जाऊंगा. ठीक है, चलिए. तो सबसे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब आप सभी लोग कर ही देते हैं. जहां तक मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा होगा. लाइक शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को, बिकॉज इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए. सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द टॉपिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. ओके, संविधानवाद से स्टार्ट कर रहे हैं. सो रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो डिटेल्स हैं कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, लिखित और गैर लिखित संविधान के बीच में जो अंतर है उस पर सवाल कभी कभी आते हैं कि इनमें से किन देशों में लिखित संविधान है, किसमें नहीं है, या फिर which among the following are the feature of written constitution, which among the following are feature of unwritten constitution. Okay, तो वो थोड़ा सा आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा कि जैसे ये फ्लेक्सिबल रिजिड दोनों होता है, यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है. पार्लियामेंट हैज मोर पावर, जुडिशरी हैज लेस पावर. यहाँ पे न्यायपालिका जो है संविधान की सुप्रीमेसी को इंश्योर करती है. फाइन. सो इस प्रकार की चीजें जो है, जैसे कि न्यायपालिका जो है संविधान की सर्वोच्चता को, यहाँ पे चीजें जो है लिखित है और उनका क्रमबद्ध तरीके से है. ओके, कोडिफिकेशन. ओके, रिटर्न में क्या होता है, कोडिफिकेशन, कोडिफाई कर दिया गया. बट यहाँ पे अनकोडिफाइड होते हैं. लॉज आर देयर, डेफिनेटली रूल ऑफ लॉ, बट दे आर रिटन इन मल्टीपल डिफरेंट डॉक्यूमेंट. ओके, तो रूल रहेंगे बट वो अलग अलग डॉक्यूमेंट में एक साथ नहीं, वो अलग अलग कभी कभी वक्त में कुछ कुछ रूल बनते गए, एंड दे ऑल टुगेदर इज नोन एज द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, उनको सबको मिला के हम कस्टम, ट्रेडिशन, कन्वेंशन सबको एक जो है रूल मान लेते हैं कि रूल ऑफ लॉ है. फाइन. जैसे कि यूके उसका एग्जांपल है, ब्रिटेन जो है. इसके अलावा इजराइल, सऊदी अरेबिया, न्यूजीलैंड, कनाडा. ओके, दे हैव आल्सो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन. बाकी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जांपल देखें तो अलॉट ऑफ कंट्रीज है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान. यूएस, इंडिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, जापान, तो बहुत सारे देशों में जो है, अधिकतम देशों में जो लिखित संविधान है, अलिखित संविधान कुछ ही देशों में देखने को मिलता है, और उस पर सवाल अक्सर आ जाता है. ठीक है, जो चीज एक्सेप्शनल है उस पर क्वेश्चन पूछना वो जो है पसंद करते हैं, तो आपको भी जो है उसी हिसाब से चीजों को देखना पड़ेगा. आगे बढ़ेंगे अगर हम, तो फेडरल एंड यूनिटरी फीचर्स. ओके, इस पे भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं कि which among the following statement is the feature of federal government and which among the following is the feature of unitary government. Okay, so आप बोल सकते हैं आपका संघीय सरकार की क्या क्या क्वालिटीज है और एकात्मक सरकार की क्या क्वालिटीज है. तो उनको आप एक बार अच्छे से देखिए कि जैसे यहाँ पे डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग है, यहाँ सेंट्रलाइज है, नो हायरार्की एग्जिस्ट. ओके, बिकॉज ऑल द पावर इज इन द हैंड्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. ओके, सारा जो पावर है वो केंद्र सरकार के पास है. यहाँ पे the proper distribution of power. Okay, in the federal government the distribution of power is there with the help of constitution. संविधान जो है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर. ओके, दिस फेडरल गवर्नमेंट रिप्रेजेंट वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर. ओके, वर्टिकल लेवल पे मतलब केंद्र सरकार, राज्य सरकार के स्तर पर जो है पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन. यहाँ पे ह्यूज इम्बैलेंस पावर. ओके, यहाँ पे ऑल द पावर इज इन द हैंड्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. ओके, सो इस प्रकार से ये बेसिक डिफरेंसेस होते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट में, जो आपका एकात्मक प्रणाली है और संघीय प्रणाली के बीच में अंतर. इसी प्रकार से जो आगे एक नेक्स्ट टॉपिक आपका जो आता है, नेक्स्ट स्पेशली जो टॉपिक है जो है डेमोक्रेटाइजेशन. ओके, डेमोक्रेटाइजेशन, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आइडिया है वेव्स ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन का, जो कि हंटिंगटन ने दिया है. किताब का नाम सबको याद होगा अच्छे से, कई बार मैंने बताया है. इसी किताब में उन्होंने 3 डिस्टिंक्ट वेव्स के बारे में बताया कि व्हाट आर 3 डिफरेंट वेव्स ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन. ओके, तो जो लोकतंत्रीकरण की जो प्रक्रिया है उसको 3 लहरों के रूप में उन्होंने बताया कि किस प्रकार से लोकतंत्रीकरण हुआ. तो पहली वेव जो है 1828 से लेकर 1926 तक. फिर एक रिवर्स वेव आती है. ओके, इसके पीछे बहुत सीधा लॉजिक है. पहले जो है पश्चिमी देशों में, ओके, फर्स्ट इन द वेस्टर्न कंट्रीज डेमोक्रेटाइजेशन स्टार्टेड इंक्रीजिंग. ओके, सो धीरे धीरे पश्चिमी देशों में लोकतंत्र का आना हुआ. फिर एक रिवर्स वेव आती है ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड. इट मींस कि इंटर वॉर पीरियड, इसको हम बोलते हैं इंटर वॉर पीरियड, आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. ओके, प्रथम विश्व युद्ध के अंत से लेकर, ओके, आफ्टर द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. ओके, प्रथम विश्व युद्ध के अंत से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध के अंत तक जो है वी हैव सीन अ रिवर्सल. रिवर्सल मतलब अ लॉट ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज, ओके, दे हैव अडॉप्टेड डिक्टेटरशिप. ओके, फॉर एग्जांपल इटली, पोर्तुगाल, ओके, स्पेन, ओके, ऐसा एज वेल एज जर्मनी. यहाँ पे जो है आपको फर्स्ट रिवर्स वेव में एक अनडेमोक्रेटिक सिस्टम जो देखने को मिला, डिक्टेटोरियल सिस्टम, तानाशाही प्रवृत्ति. उसके बाद नेक्स्ट अगेन there was a phase of after the first world war, or let's say by the time period of 1942-43 only, the second short wave of democratization, again democratization started. फिर से लोकतंत्र स्टार्ट हुआ. ग्रीन, ठीक है, ग्रीन कलर जो दिख रहा है, दे आर द वेव्स ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन, जहां पे लोकतंत्रीकरण बढ़ा है, लोकतंत्र जो है फैला है. और रिवर्स वेव में लोकतंत्र कम हुआ है. सो रेड मार्क उल्टा और ग्रीन मार्क ऊपर. ठीक है, सो फिर से शॉर्ट वेव अगेन इन दिस west democracy was imposed in the western countries also, like Germany,
ऑस्ट्रिया या फिर जापान, ओके, इन सब जगह लोकतंत्र को थोपा गया, बिकॉज अगेन दीज कंट्रीज हैव डन द सेकंड वर्ल्ड वॉर, ओके, ये इनके चलते जो है सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो यहाँ पे इनके ऊपर लोकतंत्र थोपा गया। अलॉन्ग विद दैट इन ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज आल्सो गॉट इंडिपेंडेंस, ओके, तीसरी दुनिया के जो देश है जैसे कि भारत, ओके, इंडिया, श्रीलंका, म्यांमार, अ लॉट ऑफ कंट्रीज हैव गॉट इंडिपेंडेंस, पाकिस्तान, ओके, इस वक्त में आजाद हुए एंड दे बिकेम डेमोक्रेसी, ओके, सो इन दिस पीरियड आल्सो वी हैव सीन अ फेज ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन, ओके, लोकतंत्रीकरण, बट देन अगेन because a lot of third world countries have adopted democracy in the second wave, okay, because बहुत सारे देशों ने दूसरी लहर में लोकतंत्र को अपनाया था, परंतु वो लोकतंत्र के लिए तैयार नहीं थे। They doesn't have appropriate institutional mechanism to maintain democracy, okay, डेमोक्रेसी को चलाए रखने के लिए एक व्यवस्थित व्यवस्था नहीं थी, इसीलिए फिर से रिवर्स वेव आता है। इन दिस टाइम पीरियड वी हैव सीन द फॉल ऑफ डेमोक्रेसी इन अ लॉट ऑफ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, ओके, तीसरी दुनिया के देशों में बहुत ज्यादा स्तर पर हमने जो है लोकतंत्र को खत्म होते और मिलिट्री डिक्टेटरशिप को हमने देखा, सैन्य तानाशाही को जो है पनपते हुए देखा। फिर उसके बाद फ्रॉम 1974 सिंस टुडे, ओके, 1974 से लेकर अभी तक जो है हम लगातार जो है 1970 से अभी तक जो है हम थर्ड वेव डेमोक्रेटाइजेशन देख रहे हैं, जहां लगातार अ लॉट ऑफ कंट्रीज आर गेटिंग डेमोक्रेटाइज्ड, ओके। सो इसकी प्रॉपर जो इन्फॉर्मेशन है, वेव का नाम, उसके फीचर, वेव का नाम, उसका फीचर, ओके, हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने प्रॉपर लिख दिया, तो उसको एक बार अच्छे से प्रॉपरली रीड कीजिएगा, ठीक है। लोकतंत्रीकरण की पहली लहर, पहली रिवर्स वेव, जो लाल कलर है वो उल्टा है, मतलब लोकतंत्र का समाप्ति हो रहा है या फिर उसमें बैकवर्ड जाना, ठीक है। जैसे कि लहर होती है ना कि भाई पहले लहर आगे आती है, वाई यूज द वर्ड बेसिकली वेव, ओके, हंटिंगटन ने लहर शब्द उपयोग किया क्योंकि लहर पहले आगे बढ़ती है फिर पीछे जाती है, ठीक है, फाइन। सो दिस इज द हाउ ही वाज बेसिकली सेइंग कि डेमोक्रेसी इज मूविंग फॉरवर्ड एंड देन गोइंग बैकवर्ड आल्सो, ओके, इन दिस प्रोसेस, ओके, इट इज मूविंग फॉरवर्ड, ओके, तो बढ़ते बढ़ते जा रही है फिर पीछे पीछे भी जा रही है। तो इस तरीके से ये जो पूरी तीन लोकतंत्रीकरण की लहरें और दो रिवर्स वेव जो है उसके स्पेसिफिकेशन याद कर लीजिएगा, ठीक है। जर्मनी, इटली, स्पेन, पुर्तगाल में हुआ, ठीक है, फाइन। जो आपकी पहली रिवर्स वेव है, इस प्रकार से चीजें आप याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसी बात पे जो है सेशन को लाइक भी कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए फटाफट, एंड जिससे वो भी इस क्लास में ज्वाइन कर सकें एंड आगे की प्रिपरेशन साथ में कर सकें हमारे। ओके, नाउ हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका द थ्योरी ऑफ बेसिकली डेवलपमेंट थ्योरीज, ओके, जो आपके विकास के सिद्धांत है, ठीक है। डेवलपमेंट थ्योरीज में मॉडर्नाइजेशन थ्योरी है, डिपेंडेंसी थ्योरी है, वर्ल्ड सिस्टम, ग्लोबलाइजेशन, ओके, दीज आर द फोर थ्योरीज एंड यू नीड टू नो द डिफरेंसेस बिटवीन देयर आइडियाज, ओके, इनके विचारों में अंतर पता होना आवश्यक है, ठीक है। सो आधुनिकरण का सिद्धांत है विकास का, निर्भरता सिद्धांत है, विश्व प्रणाली सिद्धांत है, वैश्वीकरण सिद्धांत है। सो ये आइडियाज क्या कहते हैं, व्हाट इज देयर सेंट्रल ओरिएंटेशन, व्हाट इज देयर सेंट्रल व्यू ऑफ पॉइंट, ओके, पॉइंट ऑफ व्यू, इनके विचारक कौन से हैं। सो देखिए, यू कैन गेट अ मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम हियर, ओके, एक मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आ सकता है कि भाई इन इन बेसिकली इसको आप मैच कीजिए और उसमें से बताइए कि कौन सा जो है करेक्टली मैच है, कौन सा थिंकर किस प्रणाली से बिलोंग करता है, ओके, विच थिंकर बिलोंग टू विच थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, ओके, विकास की कौन सी थ्योरी से, फॉर एग्जांपल मॉडर्नाइजेशन थ्योरी जो कि बात करती है कि जो कि जिस तरीके से यूएस का डेवलपमेंट हुआ, यूएस और यूरोप में, वही डेवलपमेंट का सही मॉडल है। डिपेंडेंसी थ्योरी बोलती है कि जो डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, ओके, रीजन क्या है, अंडर डेवलपमेंट का कारण क्या है कि फर्स्ट वर्ल्ड जो है शोषण कर रहा है, ओके, और इम्पीरियलिज्म के चलते, या फिर यहाँ पे वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी कहती है कि इट इज बिकॉज ऑफ द ओवरऑल इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर, ओके, जो पूरी आर्थिक व्यवस्था है जो ग्लोबल लेवल पे वही एक्सप्लोटेटिव है, वो जो रिलेशन है कंट्रीज के बीच में वो अपने आप में एक्सप्लोटेटिव, इसलिए कुछ देश विकसित है, कुछ देश अविकसित है। ग्लोबलाइजेशन थ्योरी अगेन वही बात करती है कि अगर वैश्वीकरण बढ़ेगा और जैसे यूएस का जो मॉडल है उस प्रकार का मॉडल बढ़ेगा, या फिर यूरोप का जो मॉडल है उससे जो है विकास हो सकता है। सो ऑल ऑफ देम हैज अ डिफरेंट ओरिएंटेशन रिगार्डिंग द डेवलपमेंट की विकास कैसे हो सकता है, बिकॉज राइट नाउ इन द मॉडर्न टाइम पीरियड एवरी स्टेट वांट्स डेवलपमेंट, ओके, हर राज्य जो है विकास मांगता है, तो उसके अलग अलग आधार बताए विकास कैसे कैसे हो सकता है इन थ्योरीज ने। तो आधुनिकरण का सिद्धांत है, निर्भरता सिद्धांत है, विश्व प्रणाली सिद्धांत, वैश्वीकरण सिद्धांत, ये अपने अपने तरीके से समझाते हैं कि विकास के क्या कारण है और कहाँ अगर विकास नहीं हो रहा है, ओके, अगर अविकसितता है तो उसके पीछे के कारण क्या है। तो अलग अलग ओरिएंटेशन है, थिंकर्स के नाम आप एक बार ध्यान लीजिएगा कि कौन सा किससे बिलोंग करता है, तो वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा एग्जाम में, ठीक है। इसके अलावा मॉडर्नाइजेशन में अगर हम बात करें, टेलकॉट पार्सन बिलोंग करते हैं मॉडर्नाइजेशन की थ्योरी से। उन्होंने ट्रेडिशनल और डिफरेंस भी बताया कि देखिए लाइक मॉडल टेलकॉट पार्सन ने बोला कि ट्रेडिशनल कंट्रीज में ये फीचर्स और इसलिए दे आर बैकवर्ड, ओके। सो the modernizing thinkers are simply saying that their central viewpoint is that ki because the countries are, okay, the countries like the third world countries, okay, they are saying the third world countries are underdeveloped because their values are old, traditional. If they want to become modern, they want to follow the western value, they should follow the western values, okay. So जो
आधुनिकरण के विचारक हैं, जैसे कि टैलकॉट पार्सन है या फिर रॉस्टवे है, उनका सीधा ये कहना है कि अगर अविकसितता है, ठीक है, वो उसके पीछे कारण ये है, कहीं पे भी अगर अविकसितता है उसके पीछे कारण क्या है कि वहां पे पारंपरिक समाज है और वहां पे पुरानी परंपराएं चला रहे हैं, पुरानी व्यवस्थाएं चला रहे हैं, उनको नई व्यवस्था की तरफ जाना पड़ेगा, आधुनिक व्यवस्थाएं जुड़नी मतलब इसलिए यूज करनी पड़ेंगी और पश्चिमी मूल्यों को अपनाना पड़ेगा। ओके, पश्चिमी मूल्यों को अपनाएंगे, जैसे यूनिवर्सलिज्म, इंडिविजुअलिज्म, लीगल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर, ओके, अचीव्ड आइडेंटिटी, ये सब जो चीजें अपनाएंगे तब जाके जो है उनका विकास होगा। ओके, सो द सोर्स ऑफ डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू द मॉडर्नाइजेशन थिंकर्स, ओके, द डेवलपमेंट कैन बी पॉसिबल व्हेन द ट्रेडिशनल कंट्री विल फॉलो द पाथ ऑफ मॉडर्न कंट्रीज। ओके, आधुनिक कंट्रीज की तरह चलना पड़ेगा तभी जाके आपका विकास होगा। सो दे आर कनेक्टिंग मॉडर्नाइजेशन विद द डेवलपमेंट। ओके, कि जो मॉडर्नाइजेशन हुआ है, ओके, दे आर सिंपली सेइंग कि मॉडर्नाइजेशन इज इक्विवेलेंट टू, सॉरी, डेवलपमेंट इज इक्विवेलेंट टू मॉडर्नाइजेशन दैट हैपेंड इन द यूएस। ओके, जो वेस्टर्न कंट्रीज में, ओके, पश्चिमी देशों में जो विकास हुआ वही जो है आधुनिकरण का एक तरीका है। ठीक है, फाइन, उसी को उन्होंने आधुनिकरण, उसी को विकास, उसी को आधुनिकरण समझाया। सिमिलरली रॉस्टवे इज आल्सो फेमस, ही आल्सो गेव द 5 स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिकल ग्रोथ। ओके, 5 चरण बताए हैं, जहां से स्टार्ट होता है कि ट्रेडिशनल सोसाइटी जो है उसके लिए प्री कंडीशन टू टेक ऑफ, एक पारंपरिक समाज है जिसमें पुरानी व्यवस्था चल रही है। ओके, देयर इकोनॉमी इज नॉट इंडस्ट्रियलाइज्ड, ओके, देयर इज नो इन्वेस्टमेंट, देयर इज नो एक्स्ट्रा मनी। ओके, तो पारंपरिक समाजों में क्या, लोग जो है सिर्फ अपनी मौलिक आवश्यकताओं के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, परंपरागत समाज है, निर्वाह खेती कर रहे हैं। ओके, दे आर नॉट डूइंग बिजनेस, ओके, दे आर नॉट क्रिएटिंग एक्स्ट्रा मनी। ओके, किसी प्रकार से एक्स्ट्रा मनी, तो डेवलपमेंट नहीं। ओके, बिकॉज व्हेन यू हैव एक्स्ट्रा मनी देन ओनली यू कैन इन्वेस्ट एंड यू कैन क्रिएट मोर मनी। ओके, जब देश में ज्यादा पैसा है, उत्पादन ज्यादा है, तो सीधी बात है उसको आप बेचेंगे, उससे और पैसा बनाएंगे और उससे विकास करेंगे, उसका इन्वेस्टमेंट करेंगे। बट वो नहीं है, तो बोलते हैं ट्रेडिशनल सोसाइटी से प्री कंडीशन टू टेक ऑफ है, जहां पे आप यू विल अडॉप्ट सम वेस्टर्न वैल्यू एंड गेट सम वेस्टर्न एड। ओके, जहां पे आपको पश्चिम से कुछ पैसा मिलेगा और साथ साथ वैल्यूज भी, वहां के नियमों को अपनाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल 1991, ओके, 1991 में हमको आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने लोन दिया एंड दे हैव आल्सो गिवन सम कंडीशंस, दैट इज स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम। तो जो प्री कंडीशन टू टेक ऑफ थी ना भारत की इकोनॉमी को उड़ने से पहले, 1991 में हमको क्या पैसा भी मिला और साथ साथ ये भी बोला गया कि आप लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के रास्ते पे चलिए। ओके, इंडिया शुड फॉलो द पाथ ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एंड दैट वैल्यूज हैज रिजन ड्यू टू द टेक ऑफ द इकोनॉमी। सो उससे इकोनॉमी टेक ऑफ करती है। फिर इकोनॉमी जब टेक ऑफ करती है तो जब नाउ यू हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ व्हाट वी कैन से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स एज वेल एज इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। ओके, जब आर्थिक विकास हो गया अच्छा खासा, तो फिर यू कैन इन्वेस्ट दैट मनी, ओके, फॉर अचीविंग अ मैच्योरिटी, okay, in the country level. Okay, it means dividing replacement of the import and domestic production. Okay, increasing diversity and the investment in the home to abroad domestic widen. Okay, so that you try to enhance the level. Okay, so यहाँ पे आप अपनी जो स्थिरता है, परिपक्वता की अवस्था में आते हैं, then comes the level of high mass consumption. Okay, age of basically mass consumption where you start consuming like the western societies. Okay, मतलब आपका जो डेवलपमेंट लेवल है वो पश्चिमी देशों के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति ने स्टेजेस बताई कि दीज आर द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, इकोनॉमिकल ग्रोथ फॉर अ कंट्री। ओके, दिस इज द ओनली पाथ। ओके, राष्ट्रपति के आपसे यही इकलौता तरीका है। हाँ जी, इसके अलावा राष्ट्रपति के अलावा हाँ डिपेंडेंसी थ्योरी भी है जो कि इसका विरोध करती है। ओके, डिपेंडेंसी थ्योरी इज जस्ट अपोजिट टू द डेवलपमेंट थ्योरी। जो भी विकासवात्मक सिद्धांत में कहा गया उसके जस्ट अपोजिट जो है डेवलपमेंट थ्योरी बेसिकली बात करती है। सॉरी, अंडर डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है। सो यहाँ पे अंडर डेवलपमेंट में एजी फ्रैंक ने बोला कि अंडर डेवलपमेंट का कार्य क्या है, इंटरनल बैरियर नहीं है, एक्सटर्नल बैरियर्स है। ओके, सो देश के अंदर समस्या नहीं है, विदेशी जो समस्या है, बाहरी रूप से जो शोषण हो रहा है, वो एक अपने आप में जो वर्ल्ड कैपिटलिस्ट ऑर्डर है, दैट इज द मेजर प्रॉब्लम रिगार्डिंग द बिहाइंड द अंडर डेवलपमेंट। ओके, सो दे आर बेसिकली इन अंडर डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू एजी फ्रैंक, दीज कंट्रीज वर अंडर डेवलप्ड बाय दीज रिच कंट्रीज। ओके, अमीर देशों ने गरीब देशों को गरीब किया है, बनाया है। ओके, so this kind of perspective he gave the model of, let's say, the chain of exploitation. Okay, rural area से small cities, फिर small cities से metro cities and उसके बाद world metropolis. Okay, तो satellite metropolis model जो है एजी फ्रैंक ने आपका दिया है। then world system theory के लिए इमरान वॉलस्टीन फेमस है, इस पे क्वेश्चन भी आया था कि who gave the concept of periphery, semi periphery and core. Okay, ये कॉन्सेप्ट जो आपको याद रखना पड़ेगा। so वर्ल्ड सिस्टम कॉन्सेप्ट जो है वॉलस्टीन का है, जहां पे उन्होंने बताया कि इस प्रकार से कोर जो है दोनों से प्रॉफिट कमाता है, पेरिफेरी या सेमी पेरिफेरी से, एंड दोनों से चीप रिसोर्सेज अचीव करता है। ओके, एंड सेमी पेरिफेरी का शोषण भी हो रहा है और वो शोषण दूसरे कर भी रही है। ठीक है, वो सामान यहाँ बेच रही है, पैसा कमा रही है और यहाँ से एक्सप्लॉइटिंग द रिसोर्सेज। तो इस तरीके से कि किन देशों को आप कोर में मानते हैं, किन को सेमी पेरिफेरी में मानते हैं, किसको पेरिफेरी में मानते हैं, दैट नीड टू बी वेरी क्लियर फॉर द एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव। ओके, हाँ जी, सो मूविंग फॉरवर्ड,
नेक्स्ट टॉपिक विल बी सब इंपॉर्टेंट बुक्स. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कुछ महत्वपूर्ण किताबें हैं. ऑल द बुक्स रिलेटेड टू थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट. ओके, इवन यू कैन गेट अ क्वेश्चन टू अरेंज दीज बुक्स इन अ ऑर्डर. ओके, कालक्रम में इन किताबों को जमाने के लिए पूछा जा सकता है. ओके, सो यू हैव टू रीड दीज बुक्स इन अ प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. ओके, इसको ट्राई कीजिएगा. देन एलीट थ्योरी का पॉइंट ऑफ व्यू है. एलीट थ्योरी एंड जैसे एंड द पावर थिंकर जो कॉन्सेप्ट है, वैसे ये हम पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ चुके हैं. एलीट थ्योरी का कॉन्सेप्ट, तो उसको एक बार वहां से गो थ्रू कर लीजिएगा. पावर एलीट का कॉन्सेप्ट है, अगेन वी हैव स्टडीड इन द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी इन द टॉपिक ऑफ पावर इटसेल्फ. ओके, तो वहां पे हमने इसको कवर किया था, तो आई एम नॉट रिपीटिंग दिस कॉन्सेप्ट. देन अच्छा, ये लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस होल टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, बिकॉज यहाँ पे की कॉन्सेप्ट बुक्स एंड थिंकर्स एक सॉर्टेड फॉर्म में मैंने स्ट्रक्चर कर दिया, सो दैट एग्जाम, बिकॉज एवरी ईयर दे आर आस्किंग एटलीस्ट वन क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर थिंग. ओके, मॉस्का, पेरेटो, माइकल, इन सब के नाम आते हैं और उनके सामने किताबों के नाम लिख देंगे. दे कैन राइट द नेम ऑफ द बुक्स एज वेल एज थिंकर नेम एंड दे कैन आस्क यू टू मैच देम अप. ओके, तो सवाल को जो है मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, किसने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया है. Along with that, there's a topic of electoral system also, majoritarian system as well as proportional representation system. दो electoral model systems के idea है. And इसमें मेजोरिटी सिस्टम में आपके टाइप्स आते हैं, फर्स्ट पास द पोस्ट, टू राउंड सिस्टम, इंस्टा रन ऑफ सिस्टम एज वेल एज स्लेट सिस्टम. ओके, तो उसके स्पेसिफिकेशंस को एक बार आप रीड कर लीजिएगा, बिकॉज वैसे एग्जाम में इतना टफ क्वेश्चन आता नहीं है. मेजरली जो क्वेश्चंस आते हैं वो ये आते हैं कि किस कंट्री में कौन सा सिस्टम फॉलो हो रहा है. ठीक है, सो एक बार रीड कर लीजिएगा फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, टू राउंड सिस्टम, इंस्टा रन ऑफ. ओके, बहुत वैसे सिंपल है. यहाँ पे सिंगल है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, विच इज वेरी कॉमन इन कंट्रीज लाइक इंडिया ऑल्सो. हमारे देश में भी उसको अडॉप्ट किया गया है. सेकेंड राउंड सिस्टम जो है कंट्रीज लाइक फ्रांस, रशिया, यूक्रेन. ओके, तो ये क्वेश्चन यहाँ से आता है. ठीक है, कि किस देश में कौन सा मॉडल चल रहा है. ओके, दिस इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट. ओके, कि विच कंट्री इज फॉलोइंग विच काइंड ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम. ओके, तो ये जो है थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा. सिमिलरली लाइक सिंगल ट्रांसफर वोट सिस्टम अगेन विच इज फॉलोड इन इंडिया ऑल्सो फॉर द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एज वेल एज राज्यसभा इलेक्शंस. ओके, तो राज्यसभा के चुनाव में, प्रेसिडेंट के चुनाव में, वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में ये जो है एकल हस्तांतरण प्रणाली का जो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का पार्ट है. पार्टी लिस्ट सिस्टम इज आल्सो क्वाइट फेमस. देन मिक्स्ड मेंबर. ओके, एंड दिस मिक्स्ड मेंबर सिस्टम इज वेरी ग्रेट. ओके, इट इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोपोर्शनल एज वेल एज मेजोरिटी सिस्टम. ओके, तो बहुमत प्रणाली और साथ साथ अनुपातिक प्रणाली दोनों को मिक्स करके जो है मिक्स्ड सिस्टम के आधे नेता जो है प्रोपोर्शनल से चुने जाएंगे और आधे नेता जो है संसद के वो डायरेक्ट इलेक्शन से, मतलब बेसिकली जनता के द्वारा जो है आप बोल सकते हैं कि फर्स्ट पास द पोस्ट से चुने जाएंगे. ठीक है, जैसे कि बेसिकली बंडस्टैग इन बेसिकली इन जर्मनी. ओके, जर्मनी में जो बंडस्टैग है, सो 598 सीट्स आर देयर and basically they have divided the seats in 299 299 something like seats were basically divided and आधी सीट जो है वो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम से, जैसे कि हमारे यहाँ चुनाव होते हैं, और आधी सीट जो है प्रोपोर्शनल की किस पार्टी को कितना वोट शेयर मिला अकॉर्डिंगली सीट्स आर गिवन. सो दैट इज समथिंग अ मिक्स्ड मॉडल वेयर द वन ऑफ द बेसिकली वोटर आर गिवन द टू वोट्स. ओके, हर वोटर के पास दो वोट आते हैं. वन दे गिव फॉर द पॉलिटिकल पार्टी, वन फॉर द कैंडिडेट. ओके, तो एक वोट वो अपने कैंडिडेट को डालते हैं और एक कौन सी पॉलिटिकल पार्टी उनको पसंद है. सो जिस पॉलिटिकल पार्टी को जितना परसेंट, फॉर एग्जांपल ए पॉलिटिकल पार्टी को 40% वोट शेयर मिला, तो ए पॉलिटिकल पार्टी जो है उसकी 40 सीटें जो है, ठीक है, 299 में 40 सीटें जो है उनको दे दी जाएंगी. तो दीज काइंड ऑफ मेजर्स आर बेसिकली बीन टेकन इन द mixed system. Okay, now along with that there is another important concept regarding the political parties, especially the classification of political party given by Lipset and Rogan. So first of all you have to remember the name, book, party system and voter alignment. Okay, party system और voter alignment जो किताब है Lipset की and Rogan की, where they have given the concept of cleavage. Okay, cleavage का concept दिया and they explain the पार्टी सिस्टम ऑफ ए कंट्री ऑन द क्लीवेज मॉडल. ओके, उनका कहना क्या है कि पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम किस पर डिपेंड करता है, किसी देश में किस प्रकार की चुनाव बेसिकली आप बोल सकते हैं पार्टी प्रणाली होगी, वो उस पर आधारित करता है कैसा डिवीजन है. ओके, व्हाट काइंड ऑफ सोशल डिवीजन आर देयर विद इन द सोसाइटी. ओके, समाज में कैसे बंटवारे हैं. ओके, तो चर्च वर्सेस सेंटर वर्सेस पेरिफेरीज. ओके, सेंट्रल पार्टीज वर्सेस सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस द पेरिफेरी. इट मींस कि स्टेट वर्सेस चर्च, ओनर वर्सेस वर्कर. ओके, मतलब कैपिटलिस्ट वर्सेस, तो इस प्रकार से पॉलिटिकल पार्टी जो है डिवाइड होती है. लैंड वर्सेस इंडस्ट्रियलिस्ट. ओके, सो एग्रीकल्चर ग्रुप और से इंडस्ट्रियल ग्रुप, सो उस उनके पॉलिसीज उनके आइडियाज के बेस पर जो है डिविजन्स होते हैं. तो दरार प्रकार का जो है, दरार के प्रकार उन्होंने बताया कि किस किस आधार पे जो है डिवीजन, सोशल डिवीजन जो है, सामाजिक जो बंटवारे हैं समाज में किसी में होते हैं, और उसी हिसाब से उन्होंने बताया कि पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम भी इसी पर आधारित रहेगा आपका. बाकी डुवर्गर का मॉडल काफी फेमस है, आप लोग कई बार पढ़ चुके हैं. तो वन पार्टी, टू पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम. अच्छा, इसके एग्जांपल मैंने दिए किस कंट्री में कौन सा मॉडल चलता है. ठीक है, डुवर्गर के ओरिएंटेशन के हिसाब से ही. देन ही फर्दर आल्सो प्रोवाइडेड अ स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन की किस पार्टी में किस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है.
ब्रांच टाइप, कोई स्ट्रक्चर, किस किस स्ट्रक्चर की पॉलिटिकल पार्टी होती है, सेल टाइप होती है, कॉकस टाइप, मिलिशिया टाइप, ओके। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन जो है आ सकते हैं कि मास पार्टी किसको बोला है, ब्रांच पार्टी किसको बोला है, सेल टाइप पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी को बोला है, कॉकस पार्टी कम्युनिटी टाइप होती है, अमेरिकन पॉलिटिकल पार्टी को कॉकस बोला है, ठीक है। अमेरिका में जो चलता है सिस्टम उसको उन्होंने कॉकस टाइप बोला है। मिलिशिया सिस्टम उसको बोला है जहाँ पे आर्मी कमांड है, ठीक है जी, की पॉलिटिकल पार्टी वर्क लाइक अ आर्मी, जैसे कि मुसलोनी में ने के राइट गार्ड्स थे, या फिर आप बोल सकते बेसिकली फासिस्ट पार्टी थी, और भी कैसे द बेसिकली द हिटलर्स पॉलिटिकल पार्टी, हिटलर की नाजी पार्टी, सो दे हैव अ मिलिट्री काइंड ऑफ कमांड, या फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ वी कैन से मिलिशिया टाइप, ओके। इसके अलावा इंटरेस्ट ग्रुप का क्लासिफिकेशन जो आलमंड एंड कोलमैन ने किया, दिस कैन आल्सो बी अ क्वेश्चन की इंटरेस्ट ग्रुप, बेसिकली सॉरी इंस्टीट्यूशन ग्रुप, एसोसिएशन ग्रुप, एनोमिक ग्रुप एंड देन ऑब्सेशन, ओके। सो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि अरेंज दीज इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट ग्रुप क्लासिफिकेशन इन द सीक्वेंस ऑर्डर, ओके, अकॉर्डिंग टू द आलमंड एंड कोलमैन, ओके। जो क्लासिफिकेशन किया उसका सीक्वेंस जो है आ सकता है, बाकी ये पुराना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलिए, बाकी थिंकर्स के नाम है यहाँ पे, डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड रिलेटेड थिंकर्स एज वेल एज द सम रिलेटेड टू द रिवॉल्यूशन, ओके। तो ये जो पूरी लिस्ट है, ऑल इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स रिलेटेड टू द पार्ट ऑफ एक्टर्स एंड प्रोसेसेस, ओके, इसको आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा, स्पेशली बुक्स लाइक पॉलिटिक्स ऑफ द डेवलपिंग एरियाज, ओके, पार्टी सिस्टम एंड वोटर अलाइनमेंट, ओके, देन इलेक्टोरल सिस्टम एंड पार्टी सिस्टम, एरन लिस्वर्ट बुक। सो ये जो प्रमुख किताबें हैं इनको थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। सो इसके साथ आपका जो मैराथन पार्ट नंबर 2 है, जहां पे हमने जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की, उसको फटाफट रिवाइज कर लिया है। सो इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, इसमें जो नोट्स मैं आपको लिंक जो है नोट्स है इसकी पीडीएफ जो है आपको वही टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। सो उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पे आप उससे थॉरोली जो है पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।